नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। गुजरात नया इतिहास रचने के लिए तत्पर है। एक और मतदान हो रहा है पहले चरण का, और दूसरी ओर दूसरे व अंतिम चरण माने 5 दिसंबर के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो मतदाताओं में उत्साह है। 2 बजे तक 40 से अधिक प्रतिशत मतदान हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि मतदान जो है वो धीमी गति से हो रहा है, एक शिकायत की गई है। लेकिन गुजरात में मतदान बड़े उत्साहजनक तरीके से हो रहा है और धुआंधार प्रचार में नरेंद्र मोदी और भाजपा के दिग्गज और कांग्रेस के नेता सभी जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के रावण वाले बयान पर पलटवार कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खड़गे का बहुत सम्मान करता हूं। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा कि जो कांग्रेस है वो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती है, उस पर ही विश्वास नहीं करती है, और कांग्रेस को यह पता नहीं है कि गुजरात राम भक्तों का राज्य है। यह धरती राम भक्तों की है, यहां पर राम भक्त है। सीधा सीधा मतलब उन्होंने कहा कि हाँ राम भक्त हैं, लेकिन खड़गे ने मुझे रावण से तुलना कर दी, मेरे 100 सिर की बात कह दी। अभिप्राय सीधा सीधा गुजरात का अपमान हुआ है। और प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कांग्रेस तो मुझे गाली ही गाली देती है, और लगता है कि वो गाली दे करके ही अपने वोट बटोरना चाहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। बहरहाल गुजरात में इस समय घमासान मतदान का और धुआंधार प्रचार का। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी की जो जमानत अर्जी थी, उस पर 2 दिन की सुनवाई टल गई। हुआ ये कि आज अभियोजन पक्ष की ओर से सारे दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें इरफान की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध था। तो जो इरफान के वकील थे नरेश चंद्र त्रिपाठी, उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं जरा ये जो दस्तावेज आए हैं सरकारी, मैं उनको पढ़ लूँ, उनका अध्ययन कर लूँ। हालांकि उनका ये कहना है कि उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन मुझे समय दे दिया जाए। तो उन्हें 2 दिन का समय दे दिया गया है। मतलब अब 2 दिन बाद सुनवाई होगी इरफान की जमानत अर्जी पर। और इधर पुलिस सक्रिय है, कई राज्यों में छापे पड़ चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और इस बात के भरपूर प्रयास हो रहे हैं कि इरफान सोलंकी और जो उनके भाई है रिजवान को जल्दी से जल्दी गिरफ्त में ले लिया जाए। मुकदमे भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। इधर एक बात और सामने आई है,
इरफान के जो विरोधी हैं वो भी सक्रिय हैं, राजनीतिक तौर से और गैर राजनीतिक, जिनसे इरफान सोलंकी ने पंगा लिया, झगड़ा किया, जमीन को लेकर के, विभिन्न विवादों को लेकर के, तो ऐसे लोग अब सक्रिय हो गए और ये लोग लगातार पुलिस की चौखट पर जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चाहे वो ट्रेंडी पर कब्जे का मामला हो, चाहे प्लाट पर कब्जे का मामला हो, चाहे पेशबाग में सरकारी जमीन के कब्जे का मामला हो, तरह तरह के मामले। और सच बात तो ये है कि इरफान और उनके लोगों ने सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि माइनॉरिटी क्षेत्र में जिस तरीके से अपना जाल बिछा रखा था, जिस तरीके से अपना एक माहौल बना रखा था, उससे जो विरोधी थे वो भी पनप नहीं पाते थे, मुकाबला नहीं कर पाते थे। अब उन्हें भी मौका मिल गया है। अब उनके जो राजनीतिक विरोधी है वो भी सक्रिय हो गए हैं। उनमें कई पार्षद हैं, कई नेता हैं जिनका मानना था कि इरफान अपने आगे किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं। ये सब भी एकजुट हो गए और एकजुट होकर के एक तरीके से अभियान चला रहे हैं। तो इरफान सोलंकी के जो 4 मददगार थे, उनका फर्जी आईडी बनवाने में वे सभी जेल जा चुके हैं। उनके भी जमानत प्रार्थना पत्र लगे हुए हैं, अभी उनमें भी सुनवाई होनी है। लेकिन ये बात सच है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है और उनके परिवार के लोग न्याय के नाम पर दर दर ठोकरें लगा रहे हैं। अब उनकी पत्नी, उनकी मां सांसद सतदेव पचौरी के पास पहुंची, सांसद से अपनी गुहार लगाई और कहा कि किस तरीके से इरफान को परेशान किया जा रहा है। सांसद पचौरी ने एक पत्र लिख दिया गृह विभाग को और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब वो पत्र जब मीडिया में आया तो निश्चित रूप से तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा अरे पचौरी ने लिख दिया, भाजपा के सांसद हैं, क्या बात है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या इरफान अब भाजपा में शरण चाहते हैं? वहीं दूसरी उन लोगों ने कहा कि अगर कोई पचौरी के पास गया तो अगर उन्होंने पत्र लिख दिया तो उसमें क्या गलत कर दिया। तो बातें कुछ भी हो, लेकिन इरफान लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस का प्रयास है कि किसी न किसी तरीके से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इससे भी पुलिस की भी फजीहत हो रही है। हालांकि अब कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। वैसे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए इस समय चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश के सामने है और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी तरीके से मैनपुरी और रामपुर को जीता जाए, क्योंकि इसके बड़े मायने हैं। मैनपुरी और रामपुर जीतना अखिलेश के लिए बहुत जरूरी है, उनके भविष्य के लिए जरूरी है, उनके राजनीतिक विजन के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके से वो जीते। कारण क्या है? उनके सामने चुनौती क्या है कि
पहली चुनौती यही है कि सपा के गढ़ को बचाओ। अब रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शिकस्त हुई है, अब ये है कि सपा के गढ़ बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने परिवार को एक करो। बड़ी चुनौतियां हैं। शिवपाल के साथ जो सुलह हुई है उसे मजबूत करो, गठबंधन को मजबूत करो। यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि 2022 के चुनाव के बाद जिस तरीके से मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं आई, उससे ये भी हो रहा है कि अखिलेश के सामने एक ये भी चुनौती है कि जो मुस्लिम मतदाता है जो उनके साथ खड़ा था, और ये दावा किया जा रहा था कि 86% वोट तक जो है मुस्लिम्स का मिला है, उसको भी अपनी पसंद का बनाए रखना या उसमें भी अपनी पसंदगी बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है। रामपुर जा रहे हैं अखिलेश, वहां पर क्या होगा, किस तरीके से प्रचार चलेगा, ये सारे बिंदु हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आज वहां जयप्रदा भी पहुंच गई है रामपुर, और जयप्रदा ही आजम खां और के बीच में ऐसे रूप में खड़ी हुई कि एक बार तो आजम खां का सपा से नाता ही टूट गया, और जयप्रदा बड़ी चुनौती के रूप में रही। 2 बार उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव भी जीता है। आज वो फिर रामपुर में है और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जिताने के लिए उनके लिए पुरजोर प्रचार करने के लिए सक्रिय हो गई है। और उन्होंने एक जगह तो ये कहा कि मैं रामपुर में रुकना चाहती थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें रुकने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मुझे रात्रि में मुरादाबाद जाना पड़ता था और सुबह आकर के फिर अपने चुनाव की बागडोर संभालनी पड़ती थी। तो जयप्रदा भी सक्रिय हो गई है, सब अपना बदला लेना चाहते हैं। जयप्रदा ने भी कहा कि वो आजम खान नहीं रह गए, इसलिए किसी प्रकार की गलतफहमी में मत रहिए। आजम खां का असर बिल्कुल टूट गया है। उन्होंने बातें ये तक कही। बहरहाल रामपुर मैनपुरी को जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश के लिए है, और यही जीत जो है अखिलेश और उनकी पार्टी के लिए भविष्य का रास्ता भी तय करेगी। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से समूचे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 75 जिलों में 75 घंटे का 750 स्थानों पर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया, और इस अभियान की विशेषता ये है कि जो कूड़ा घर हैं उनके अस्तित्व को समाप्त किया जाए और उन्हें सेल्फी पॉइंट बनाया जाए। जहां पर कूड़ा घर है वहां पर टाइल्स बिछाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, सुंदर बनाया जाए, उनको सेल्फी पॉइंट बना दिया जाए। ये अभियान आज से शुरू हो गया, और इसकी जो मजबूत दस्तक देखने को मिली कानपुर में, जहां पर महापौर प्रमिला पांडे ने स्वयं कूड़े की सफाई में अपनी भागीदारी निभाई। उन्हें कूड़ा घर से कूड़ा उठाते, झाड़ू लगाते देखा गया,
और उन्होंने जनता से अपील की है कि इस अभियान में उनका सहयोग करें। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रमुख स्थान हैं उनके कूड़ा घरों को हम सेल्फी पॉइंट बनाएंगे और जो गली कूचों में कूड़ा घर है उन पर सफाई की मजबूत व्यवस्था करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि कृपया करके डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। अभी बहुत से वार्डों में ऐसा नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए महापौर ने अपील की कि घर घर से कूड़ा उठाया जाए और उसे जो भौती है वहाँ पर डाल करके जो टाइल्स बनाने का काम है उसको तेज किया जाए। माने कूड़े से टाइल्स बनाने का काम जो है उसको तेज किया जाए और 75 घंटे अनवरत रूप से महापौर इस अभियान को चला रही है। दूसरी खबर एक और आई है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर दिल्ली के एक जज को निलंबित कर दिया गया। जज के साथ में जो उनकी स्टेनोग्राफर थी उनको भी निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि ये जो वीडियो है ये मार्च के महीने का है। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि जज अपने केबिन में है, उनके साथ में स्टेनोग्राफर है और दोनों आपत्तिजनक स्थितियों में हैं। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और दोनों माने जज और स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पहले तो ये कहा गया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें जो महिला है उनकी तस्वीर साफ नहीं आ रही है, लेकिन जब देखा गया अच्छी तरीके से तो ये माना गया कि स्टेनोग्राफर है। हालांकि स्टेनोग्राफर ने ये दावा किया कि उन्हें फर्जी फंसाया गया है और जज ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी का एक बिंदु यह भी है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने ये वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया। लोगों का कहना यह है कि ये जो वीडियो वायरल किया गया है वो उनके स्टाफ ने ही किया है और साथ में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने वीडियो ब्लॉक करने के लिए भी सरकार को निर्देश दिया है। ये जो वीडियो है इसको ब्लॉक कर दिया जाए। स्टेनोग्राफर ने भी एक याचिका कोर्ट में दाखिल की और कहा कि ये जो वीडियो वायरल है इससे उनकी छवि खराब हो रही है, ये झूठी है, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज हम आपको सतर्क भी कर रहे हैं। अक्सर शिकायतें आती हैं कि मोबाइल पर मैसेज आता है और उसको क्लिक कर दीजिए तो अकाउंट साफ हो जाता है, माने अकाउंट का पैसा ही निकल जाता है। और आज सुनिए कि साइबर क्राइम का ये मामला बहुत तेजी के साथ बड़े बड़े धुरंधरों का पैसा चला गया, पता ही नहीं चला। हमारे कानपुर में यश शेष साहित्यकार गिरिराज किशोर का भी 42,000 रुपया
बैंक के खाते से चला गया। बीच बीच में सतर्कता बरतने के लिए अपील की जाती है, लेकिन आज हम आपको 5 SMS से सतर्क करेंगे। 5 SMS। जब ये 5 SMS आए तो कृपया करके उनको क्लिक मत करिएगा। अगर क्लिक आप करेंगे तो कोई ताजुब नहीं होगा कि आपका अकाउंट साफ हो जाए। पहला, अगर आपके पास जॉब संबंधी कोई SMS आता है, जॉब, नौकरी, क्योंकि जो ये SMS आते हैं बड़े लुभावने वाले आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास कोई जॉब संबंधी कोई SMS आए तो कृपया करके उसको क्लिक न करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास ऐसा कोई SMS आता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपका लोन अप्रूव कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि लोन अप्रूव कर दिया गया, लोन तो हमने लिया भी नहीं, फिर भी व्यक्ति में एक लालच होता है। अब उसको अगर आपने जानने के लिए कौन सा लोन अप्रूव कर दिया गया और आपने जरा भी क्लिक कर दिया, अकाउंट साफ। तो ध्यान रखिएगा, जॉब पे आए और दूसरा लोन पर आए और तीसरा बैंक अकाउंट पर आए कि साहब वो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आप बैंक अकाउंट में ये समस्या आ गई है, कृपया करके ऐसा ऐसा करिए, और आपने क्लिक कर दिया तो भी आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। देखिए, ये जितने में हैं ये सब आपके स्वार्थ से जुड़े हुए SMS होते हैं। आदमी बड़ी जल्दी कर देता है। बिजली कटौती, अब बिजली कटौती हो गया, आपने फर्ज कार्य पता लगाए भाई कितनी देर की बिजली कटौती रहेगी और आपने क्लिक कर दिया, अकाउंट साफ। कृपया करके बिजली कटौती का भी कोई SMS आए तो पहले जरा ठोक बजा लीजिएगा, क्लिक मत करिएगा। और अगर कस्टम विभाग से कोई आए, कस्टम विभाग भी करता है कि आपका ये माल आ गया, ये हो गया, तो भी आपसे निवेदन है कि कस्टम विभाग का भी अगर कोई SMS आए तो उसे क्लिक मत करिएगा। मतलब जॉब, लोन, अकाउंट, बिजली कटौती और साथ में कस्टम के SMS आए तो इन्हें क्लिक ना करें, वरना आपका अकाउंट साफ हो सकता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।